नमस्कार मित्रों। जो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर, उसके तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको जाके ज़रूर देखिए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या वास्तव में इंग्लिश भाषा, जिसके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए इतनी मेहनत करी जाती है, इतने कॉन्वेंट स्कूल बने हुए हैं, क्या वास्तव में वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है? क्या वास्तव में हमको उसकी ज़रूरत है? क्या वास्तव में हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों का जो उस समय बेसिक ग्रहण करने का काम होता है, उसको भाषा के बंधन में बांध सकते हैं? तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब यदि आप देखेंगे कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ये आपके सामने आधा सच है। यदि आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर कितने नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं इस दुनिया में, तो आपको पता चलेगा दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 4.9%, सिर्फ 4.9% लोग हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, तो सिर्फ ये दुनिया के वो 4.9 लोग हैं जिनकी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, जिनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होना चाहिए। तो ये एक आधा सच कहा जाता है। अब जो कहा जाता है इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो किस आधार पे कहा जाता है? वो बेसिकली कहा जाता है जब जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अब मैंने क्या किया, मैंने शौक़ के लिए, अपनी किसी ज़रूरत के लिए या किसी भी रीज़न से इंग्लिश को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज चूज़ किया। तो उस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इंग्लिश आपका एक बहुत बड़ा जो वर्ड है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। दैट मीन्स जो है वो उनकी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है। तो ये जो हम लोगों को आधा सच अभी तक पढ़ाया जा रहा है। और दूसरे नंबर की बात, अब हमारे सामने कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, गूगल ट्रांसलेट आ गए, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले के समय में कोई ज़रूरत होती थी, यदि आपको जिसे कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जॉब करना, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होगी। यदि आपको कहीं जाना, उस समय मशीनें नहीं हुआ करती थी, अब सारी मशीनें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स है। तो इन सारी चीज़ों की मदद से बड़े आराम से जो ये जो गैप है लैंग्वेज का, वो पूरा किया जा सकता है। और रही बात इंग्लिश की, तो हम लोगों की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें सिर्फ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की बात कही गई है कि उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए उनकी मदर टंग में। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपके लिए आगे समय है, और बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल एथलीट्स हैं, सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने अपनी मदर टंग में पढ़ाई करी, बाद में मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीख लिया। आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश से कोई वैर नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, बिल्कुल सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर बात आती है कॉन्सेप्ट सीखने की, वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को किसी भाषा के साथ बाध्य नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात आती है जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक का जो ग्रुप है बच्चों का, उस समय जो हम लोगों की जो उम्र होती है, उस समय जो बच्चों की उम्र होती है, वो होती है मीन्स खेल खेल करके सीखने वाली। और यदि उनको उस समय एजुकेशन में जो उनको पढ़ाई जा रही है चीज़ें, उसमें यदि उनको रटना पड़ा, उनको सीखने में मज़ा नहीं आया, तो फिर उनके दिमाग में होता कि मेंटालिटी क्या होती है, एक बार एक पढ़ाई से एक बार अरुचि हो गई तो वो फिर जीवन पर्यंत रहती है। तो इसलिए उन बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए, उन बच्चों को जो भी नॉलेज दे रहे हैं उसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, ये सिखाने के लिए मदर टंग, मातृभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने आज़ादी के इतने सालों के बाद जो बदलाव किया, बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा देर हो गई, हम लोगों को थोड़ी सी देर हो गई, हम लोग थोड़े से लेट हो गए। इसमें क्या है कि उस समय जब ये एजुकेशन सिस्टम चला था, उससे पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी। तो अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों को क्या करना था, यहाँ से लूटपाट करनी थी, हम लोगों को गुलाम बना के रखना था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रहार करो, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको इस तरीके की पढ़ाई मिले, उनको इस तरीके की शिक्षा मिले कि उनको अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर, अपने यहाँ पर जो हम लोगों के पूर्वजों ने रिसर्च वर्क किया, उस पर किसी भी तरीके का कोई स्वाभिमान ना रह जाए, उस पर उनको गर्व ना रह जाए। भले कितनी अच्छी चीज़ हो, वो हमेशा अपने देश से घृणा करते रहें कि हमारा देश ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा है, मतलब ज़िंदगी भर रोते रहें। और यदि आप देखें जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम से निकल करके आने वाले लोग हैं, उनका जो मानसिक विचारधारा है वो इसी तरीके की है। ठीक है, कोई चीज़ गलत है, आप गलत कहिए, लेकिन एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि नहीं, जो है हमारे देश में सब कुछ गलत है, सब कुछ ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं है,
ये मानसिकता गलत है। तो उस समय जब लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पद्धति डिज़ाइन करी तो उनका जो उद्देश्य था, उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि आने वाली जनरेशन्स अपनी चीज़ों से घृणा करने लगे। आपके यहाँ जो एक उस समय गुरुकुल प्रणाली चलती थी, विदेशों से लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते थे, हमारी संस्कृत लैंग्वेज को सीखते थे और उसका सम्मान करते थे। हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ के रिसर्च पेपर्स, हमारे यहाँ के जो नित्य नवीन नूतन जो आविष्कार थे उनका सम्मान करते थे। अब ये लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति आई, इसका परिणाम ये हुआ कि आज विदेश तो हमारे यहाँ के रिसर्च पेपर्स पर, हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं कि पहले के समय में जो विमान उड़ते थे, किस तरीके से विमान उड़ते थे, उनके अंदर क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या फ्यूल टाइप था, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। रशिया रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में रिसर्च कर रही है। हमारे यहाँ का जो पुरातन ज्ञान था उस पर संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत के ग्रंथों को इनकोड कर रहे हैं। पर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुई, हम लोगों को घृणा होने लगी। अरे नहीं, ये सब तो कपोल कल्पनाएं हैं, ये सब तो सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, ये सब तो उपन्यास हैं, दैट मीन्स काल्पनिक रूप से बना दिए गए हैं। रामकृष्ण तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ रखा नहीं है। हम लोगों ने शेक्सपियर को तो पकड़ा, पर हम लोग कालिदास को भूल गए, पर हम लोग वाल्मीकि को भूल गए, पर हम लोग अपने वेदों को भूल गए। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, दैट मीन्स जो हम लोग मानसिक दिवालियापन के कगार तक पहुंचने लगे। हमारे यहाँ का जो ब्रेन वॉश किया गया, इतने वो जो एजुकेशन सिस्टम उस समय डिज़ाइन किया गया, उसका रिज़ल्ट अब निकल कर के आ रहा है। हमारे यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं, जो हम लोगों के आसपास लोग हैं, जो हम लोगों की पीढ़ियाँ, वो ब्रेन वॉश के साथ पैदा हो रही हैं। अरे आप एक बार किसी के कहने से नहीं, आप भेड़ चाल में मत जाइए, आप एक बार जा कर के देखिए तो, उन धर्म ग्रंथों को पढ़िए तो। जिस समय विदेशों में लोग कपड़े पहनना उनको नहीं आता था, शिकार कर कर के अपना काम चलाते थे, उस समय हमारे यहाँ पे भगवत गीता जैसा ग्रंथ लिखा जा रहा था। भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिसकी फ़िलॉसफ़ी को, जिसमें लिखे ज्ञान को आज भी लोग मानते हैं और कहते हैं कि डिप्रेशन का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं हो सकता। किस समय में लिखा गया, मतलब यदि हम बात करें भगवान कृष्ण जिनके मुख से वो गीता उद्धरित हुई, वो एक चरवाहे, और जिस देश में चरवाहे को इतना ज्ञान हो तो उस देश के जो महर्षि लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, जिन्होंने सालों तक अनुसंधान करके कोई आविष्कार लिखा, कोई कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया, तो उनका कितना ज्ञान होगा। तो आज हम लोग को एक बार फिर से ज़रूरत है, एक बार थोड़ा सा पीछे जा कर के चीज़ों को रिवाइज़ करने की, चीज़ों को फिर से रिकलेक्ट करने की, तो वो जो विलुप्त हुआ ज्ञान है उसको हम लोग दोबारा रीगेन कर सकें और गुरुकुल प्रणाली जो अपने यहाँ चलती थी उसको फिर से इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आती है कि यदि आप कोई भी चीज़, लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, या बात कर रहे हैं इंग्लिश आपकी ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है। यदि हम कोई भी चीज़, कोई भी आविष्कार, क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग जनरेट करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं, तो दुनिया झक मार करके आपकी लैंग्वेज को सीखेगी। यही हो रहा था पहले के समय में। पहले के समय में हमारे यहाँ के जो भारतीय प्रज्ञा थी वो इतनी ज़बरदस्त थी। जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय चलते थे उसमें विदेशों से आकर के लोग कलाएं सीखते थे और उसके बाद जाकर के अपने देश में प्रचार प्रसार करते थे। यही रीज़न था कि भारत को, जो भारत से जाने वाले व्यापारी थे उन्होंने जाकर के विदेशों में मशहूर किया। भारत से जो साउथ इंडिया से मसाले लेकर के जाने वाले जहाज़ थे उन्होंने विदेशों में जाकर के मशहूर किया। और उसके बाद फिर विदेशी आक्रांताओं का, विदेशी हमलावरों का हमारे यहाँ पे हमला होना चालू किया कि जब ये व्यक्ति जहाँ से आ रहा है उसकी संपदा कितना रिच कंट्री से आ रहा है, कि जिनके पास इतनी अच्छी संपदा, इतने अच्छे मसाले हैं, इतनी ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है, इतने अच्छे कपड़े हैं जो पूरे देश में जा रहे हैं। उस समय अंग्रेज़ों से आने के थोड़े समय पहले तक की बात करें तो इंडिया जो वर्ल्ड का, जो पूरे दुनिया का जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उसका 80% होल्ड करता था। दैट मीन्स उसका 80% जो शेयर है उस पर इंडिया का पूरा कंट्रोल था। तो ये जो हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, यदि आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर सकते। यदि आप एक, मुझे कपिल शर्मा का एक ऐड याद आ रहा है कि एक भूत से कपिल शर्मा कहते हैं कि ये बताओ ज़रा अंग्रेजी में डरा करके दिखाओ, क्या आप डरा सकते हो अंग्रेजी में? अंग्रेजी में जब किसी को डराओगे तो क्या उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा? तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाषा के साथ हम लोग नॉलेज को अपनी बांध नहीं सकते, हम लोग नॉलेज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते भाषा के कारण। कि यदि आपको इंग्लिश नहीं आती, यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई, इसको हम लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। और एक एजुकेशन सिस्टम में, जो उस समय का एजुकेशन सिस्टम था वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि हम क्वेश्चन करना बंद कर दें। जो भी चीज़ हमको पढ़ाई जा रही, जो भी चीज़ हमको सिखाई जा रही, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, बस एज अ रूल ऑफ सोसाइटी उसको फॉलो करते चले जाएं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन होना था कि एजुकेशन सिस्टम को ये सिखाना था कि आप कैसे सोचें, ना कि क्या सोचें।
तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतने सालों से इतने ज़्यादा कुछ बदलाव हुए नहीं। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आ रही थी वही आगे होती चली गई। उसका रिज़ल्ट ये निकल करके आया कि हमारे यहाँ के जो यूथ है, हमारे यहाँ का जो युवा है, वो बिल्कुल एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से जाने से बचने लगा। कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए क्यों जाना, एक रेगुलर फ्लो चल रहा है सोसाइटी का, हम लोग उसी में दबते खपते चले जाएं। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ जो एक प्रोडक्ट इनोवेशन, जो R&D जिसकी मैंने पहले वीडियो में बात की थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। यहाँ के लोगों को अपने देश की संस्कृति पर स्वाभिमान नहीं रह गया। जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसका जो दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि स्वाभिमान देश के लोगों का ख़त्म करना। तो आज हमको क्या लगने लगा कि पाश्चात्य सभ्यता वाले जो देश है वहाँ पर जो संस्कृति चल रही, वहाँ पर जो कल्चर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक साइंस का छोटा सा फैक्ट बताऊं कि कहा गया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। वहाँ पे जो आविष्कार हुए वो उनकी आवश्यकता के अनुसार हुए। हो सकता है वो आविष्कार यहाँ पर काम ना करें। उसका रीज़न यहाँ का वातावरण डिफरेंट है, यहाँ के लोग डिफरेंट है, यहाँ पे प्रकृति डिफरेंट है। तो वहाँ के आविष्कारों को हम लोग अंधाधुंध आँख मूंद करके फॉलो करते चले गए और उन आविष्कारों से हमारे जीवन में सुविधा तो कम हुई, असुविधा ज़्यादा आ गई। इस सारे मुद्दों के ऊपर क्या सुविधा हुई, क्या असुविधा आ गई, इस पे आगे एक बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है, इंडिया वर्सेस भारत करके, जो इसी चैनल पर अच्छा लगता है प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड होगी। तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। उसमें एक एक मुद्दे पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यदि आपको गुरुकुल पद्धति को, अब क्या हुआ कि हम लोग तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति में इतना आ गए, अब यदि हमको गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वापस लाना है, जो कि एक वेल इस्टेब्लिश, एक हमारे सामने ऐसा सिस्टम था जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल था, यदि हमको उस तरफ जाना है तो हमको थोड़ा सा पीछे मुड़ करके थोड़ा सा अपने धर्म ग्रंथों की ओर, एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक चीज़ रही अपने देश में जो धर्म था, कभी ये नहीं था कि हाँ मैंने कह दिया तो तुम एक काम करो कि तुम आज से माला लेकर के जपना चालू कर दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, हिमालय पे चले जाओ तपस्या करने। ये धर्म नहीं था। यहाँ पे जो धर्म हुआ है, यहाँ पे जो धर्म का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो आविष्कार हुआ है, जो उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया, वो इस आधार पे किया गया कि धर्म यहाँ पे जीवन जीने का एक तरीका था। अब धर्म के अंदर से जब तक आप वैज्ञानिक तथ्यों को नहीं समझ पाओगे कि ये चीज़ क्यों कही गई है, तब तक आप उस चीज़ के प्रति कभी श्रद्धा नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे दिल से। तो यदि हमको उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करना है तो हमको कहीं ना कहीं जा कर के एक उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां पर चीज़ों के लिए क्वेश्चन कर सकें कि यदि हमको ये करना है तो क्यों करना है। और जब आप उस क्यों का आंसर जानने के लिए आगे जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले के समय का विज्ञान, आज के जो हज़ारों साल पहले जो कॉन्सेप्ट लिखे गए वो अभी भी ट्रू है, अभी के सिस्टम में भी ट्रू है। महर्षि भरद्वाज ने एक विमान शास्त्र करके लिखा था, जिसके ऊपर एक मुंबई के शख्स थे, उन्होंने पूरा विमान, राइट ब्रदर्स से कई साल पहले उन्होंने पूरा विमान बनाया था। वो 155 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ा था और वो फिर वापस सक्सेसफुल लैंड किया था। बट जो राइट ब्रदर्स ने जो बनाया वो कुछ ऊंचाई तक गया था और उसके बाद वो क्रैश हुआ था। तो ये सारी कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। जो मुंबई के शख्स थे जिन्होंने उसको विमान को उड़ाया था, उन्होंने वो अंग्रेज़ों के सामने, डिफरेंट राजाओं के सामने उसका डेमो दिया था। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, लोगों ने उसकी बड़ाई करी थी। बट उस समय हम लोग गुलाम थे, उस समय हमारे जो आविष्कार हुए उसको दबा दिया गया कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब कोई नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसका पूरा ब्लूप्रिंट उठा करके एक्सपोर्ट कर दिया अपनी कंट्री में राइट ब्रदर्स को। अब उनको उस ऑलरेडी जो इन्वेंशन हो चुका था, जिसका ब्लूप्रिंट रेडी था, उसको समझने में उनको इतने साल लग गए कि पूछिए नहीं। उसके बाद भी जब उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए तो बहुत बार क्रैश हुआ, उसके बाद फिर आगे चला। समझने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि चोरी की चीज़ है, आपने तो खुद तो डेवलप नहीं करी गई है। तो पहले के, आज के हज़ारों साल पहले हिमालय की कंदराओं में बैठ करके बांस कपच्चियों की मदद से, खगोल शास्त्र की मदद से कितने सारे राशियों का निर्धारण कर दिया, कितने सारे ग्रहों की खोज कर ली थी हमारे ऋषि मुनियों ने। और वो भी इतनी ज़बरदस्त थी ग्रहों की खोज की उनकी बेसिस पर, आप जिसे बोलते हैं हम लोगों का अपना ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ, अब ये बच्चा किस फील्ड में जाए तो अच्छा करेगा, मतलब उसका माइंडसेट किस तरीके का है। यदि किसी व्यक्ति का माइंडसेट बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाए तो ज़्यादा अच्छा करेगा। यदि किसी का साइंटिफिक ब्रेन है, एनालिसिस करने की ज़्यादा क्षमता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में जाए तो वो उन्नति करेगा। तो मतलब बच्चे के पैदा होते ही कि उसका क्या भविष्यफल होगा, वो अल्पायु होगा, दीर्घायु होगा, मतलब इतना ज़बरदस्त साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर बनाया जाता है। तो उनका जो हज़ारों साल का ऑब्जर्वेशन था वो
डॉक्यूमेंट होकर के आया, बट हमारे यहाँ जो विदेशी लोग आए जिन्होंने आक्रमण किया, हमला किया, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, लूटपाट करके अपने देशों को, यहाँ की धन संपदा वैभव सारी की सारी चीज़ें ले गए। उनके कारण क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, एक तो लूटपाट जो की तो सो की, उसके अलावा हमारा देश कभी ऊपर दोबारा उठ ना पाए, मतलब दोबारा प्रोग्रेस ना कर पाए, उसके लिए इन्होंने हमारी शिक्षण पद्धति पे सबसे ज़्यादा जोर किया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय था उसमें इतनी ज़्यादा किताबें थी, उसमें इतनी ज़्यादा देशों के लोग आकर के पढ़ते थे कि जब अंग्रेज़ों ने उस पर आक्रमण किया तो उसकी किताबों के पन्नों से 6 से 7 महीने तक जला करके पानी गर्म किया। आप समझ सकते हैं किताब का जो पेपर होता है वो कितना देर जलता है। तो उनको जो पूरा पुस्तकालय था, सिर्फ पुस्तकालय की बात कर रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा था, उसमें कितने लोग पढ़ते थे, इस पर कभी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब क्योंकि ये जो हम लोगों का नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उस पर ये आपका अंतिम वीडियो है 3 वीडियोज़ की सीरीज़ में, तो एक चीज़ हमको, इसको मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा। कंक्लूज़न में ये कि हमको थोड़ा सा समय निकालना होगा, जब हमको जो आविष्कार पहले से हो चुके हैं, जो एक साइंटिफिक वे में हम लोगों को चीज़ों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ समझिए, ये ज़िंदगी में गांठ बांधिए, कोई भी चीज़ आप सीखिए, यदि आप उसको सिर्फ आँख मूंद करके समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा दिन आप उस पर स्टेबल नहीं रह पाएंगे। कोई ना कोई आकर के आपकी आस्था को हिला देगा, फिर आपको लगेगा नहीं ये बात तो इसने सही करी, तो ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने से पहले, कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले यदि हम थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक लॉजिक ढूंढने का ट्राई करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और हम लोग ज़्यादा अच्छे से उन सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और उसमें से जो काम की चीज़ है वो हम लोग निकाल पाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, बहुत मज़ा आता है। बहुत हम लोगों का जो ऋषि मुनियों ने जो इन्वेंशन किए, वो जो रिसर्च पेपर्स टाइप के उन्होंने उस समय रिकॉर्ड करके रखे, वो हमारे बहुत काम के हैं। यदि हम उसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत सारे हीरे और मोती मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी मिराम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।